Welcome students, welcome to the e-learning session of statistics. In this session, we'll continue with the third chapter, that is census and sample methods. Okay. So in today's session, we'll complete essentials of a sample, methods of sampling, that is random sample and non-random sample, and then census and sample method comparison. Okay, so these are the areas we'll focus on in today's session. And in today's session, we will complete this chapter. Okay, so let's start with the first topic, that is essentials of a good sample. अगर आपको sample method को successful बनाना है, so you have to see to certain things. Okay, you should keep certain things in mind while selecting the sample. First thing is the sample should be a good representation of the population as a whole. जो यूनिवर्स है उसको फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले, है ना, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं तो फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए when you are selecting a sample. The sample should be selected in such a manner that it represents the total population nicely. Next is each item should be independent. हर एक आइटम जो सेलेक्ट हो रहा है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. सेलेक्ट हो या नहीं हो, पूरी पॉपुलेशन के सारे आइटम्स अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो हर एक आइटम का जो सिलेक्शन का चांसेस है वो फेयर रहेगा, इक्वल रहेगा. ओके, so each item should be independent in this population so that their selection is on a fair basis. Okay, no selection of one item cancels out the chance of selection of the other item. ठीक है, एक आइटम के सिलेक्शन से दूसरे आइटम के सिलेक्शन के चांसेस कम नहीं होने चाहिए, सबके फेयर और इक्वल चांसेस होने चाहिए. ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना होगा. Next is homogeneous items. It will be better that if you are adopting this method, sampling method, then the items which you are selecting or the items of the population should be homogeneous, should be similar in nature. अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा पॉपुलेशन के अंदर में तो सैम्पलिंग मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाएगा. इट विल नॉट बी सक्सेसफुल. ठीक है, तो अगर आप सैम्पलिंग मेथड को सक्सेसफुली यूज करना चाहते हैं, देन यू शुड सी टू इट दैट द आइटम्स आर मोर और लेस सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड द लास्ट वन इज एडिक्वेट. एडिक्वेसी ऑफ सैंपल मतलब सैंपल शुड बी बिग एनफ टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्स एज अ होल. जितने जो यूनिवर्स है उसको फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले, है ना. इतना छोटा सैंपल ना हो कि उसमें सारे आइटम्स का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली हो ही ना पाए. तो सैंपल लीजिए, लेकिन सैंपल शुड बी बिग एनफ टू रिप्रेजेंट ऑल द मेन फीचर्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, तो क्या क्या मेन फीचर्स हमने देखे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू सैंपल. सबसे पहला, सैंपल शुड बी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स. Sample should be means items of the population should be independent so that they have equal and fair chances of selection and they are not affecting each other's chance of selection. Next is they should be homogeneous nature होना चाहिए हर आइटम का. ठीक है, सिमिलैरिटी होनी चाहिए सारे आइटम्स में. अगर आइटम सिमिलर नहीं है, डाइवर्स है, तो उनमें क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगी क्योंकि आप सैंपल मेथड यूज कर रहे हैं, कंप्लीट एनुमरेशन मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग डिटेल स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी आइटम. तो अगर कोई भी आइटम डिफरेंट है और वो सैंपल में नहीं आ रहा है तो उसका रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं पाएगा, उसका जो यूनिकनेस है वो सैंपल में नहीं आ पाएगी. तो आपको ये ध्यान देना होगा कि सैंपल जो है व्हेन यू आर यूजिंग द सैंपल मेथड द आइटम शुड बी मोर और लेस सिमिलर. जैसे कि आप अगर थोड़े से आइटम्स को आप सिलेक्ट कर भी रहे हो तो वो पूरी तरह से यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है अच्छे से, है ना. और एडिक्वेसी होनी चाहिए. सैंपल जो है वो इतना कम से कम होना चाहिए, उसमें इतने आइटम्स होने चाहिए कि यूनिवर्स को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे सके. इतना छोटा सैंपल नहीं होना चाहिए कि वो सारे आइटम्स को रिप्रेजेंट न कर पाए. ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड while selecting the sample. Next is methods of sampling. There are various methods of sampling which are grouped under two main groups. ठीक है, दो मेन ग्रुप के अंदर सारे जो तरीके हैं सैम्पलिंग के हमने उसको डाला हुआ. एक होता है रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा होता है नॉन रैंडम. ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग मीन्स, अच्छा, रैंडम डज नॉट मीन यू आर डूइंग इट हैफर्डली, है ना, बिना सोचे समझे कुछ नहीं कर रहे हैं, हैफर्ड तरीके से नहीं कर रहे हैं.
rules है, there are rules which you are following while doing random sampling. So random sampling is not unscientific, it is not haphazard. ठीक है, तो there is a difference. अगर आप उसको लिखेंगे haphazard selection तो वो wrong हो जाएगा. haphazard में तो आप बिल्कुल ही आँख मूंद के कुछ भी कर रहे हैं और उसमें कोई भी तरह का scientific तरीका नहीं अपना रहे हैं, है ना, no rules are followed. But in random sampling or any sampling method we are following some rules. ठीक है, कोई कुछ सिस्टम है, कुछ रूल्स है, कुछ टेक्निक है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं. तो रैंडम सैम्पलिंग जो है this can be done in two ways. One is lottery method, okay, and the other one is tables of random number. Random number tables को फॉलो कर सकते हैं या फिर लॉटरी मेथड को यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब लॉटरी मेथड क्या होता है? What is lottery? Lottery means where you are giving equal chance of selection to each item. क्या कर रहे हैं हमने all the items of the population of the universe are you can say written in separate states. ठीक है, जितने भी items हैं उनके अलग अलग states बन गई हैं. We make separate states for each of the item on the population and then they are shuffled, they are mixed, and then the selector of the sample selects few of the items or few of the states without seeing them. ठीक है, तो वो बिना देखे, बिना कोई बायसनेस के states को select करता है, and this way the sample is selected. तो sample कैसे select हो रहा है? सारे items को states में लिखा जा रहा है और उनको mix करके रख दिया जा रहा है और उनको without any biasness, है ना. जो selector है he has no idea which chit contains which item, तो वो बिना सोचे बिना जाने select कर रहा है. तो this is one way of selecting the items. This is known as lottery method. ठीक है, तो lottery क्यों बोलते हैं? So lottery means where a particular item is having, you can say, each of them have equal chances, but जिसकी लॉटरी निकलेगी वो सेलेक्ट हो जाएगा, है ना. जैसे हम बोलते हैं ना, जिसका चांसेस सबके बराबर है लेकिन कौन कब सेलेक्ट होगा इसके बारे में किसी को नहीं मालूम है ना. दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ लॉटरी मेथड. एंड द सेकंड वन इज द रैंडम नंबर टेबल्स. रैंडम नंबर टेबल्स क्या होते हैं? यहाँ पे एक साइंटिफिक टेबल यूज होता है ना, और इसमें बहुत सारे तरीके के टेबल्स हैं. इसमें टिपेक्स मेथड बहुत ज्यादा फेमस है. ओके, टिपेक्स रैंडम नंबर टेबल इज वेरी फेमस. एंड टिपेक्स मेथड या कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं रैंडम नंबर टेबल में. यहाँ पे हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू? Here the items are arranged in some particular order, है ना. कोई एक particular order में तरीके से हम arrange कर देते हैं सारे items को, और उसके बाद we apply random number tables and then we select. ठीक है, तो random number tables apply करके हम selection करते हैं. यहाँ भी fair chances है, equal chances of selection of items. So sample is collected without any biasness. तो रैंडम जो मेथड है, रैंडम सैम्पलिंग मेथड जो है, इसके सबसे यूनिक फीचर क्या है कि इसमें हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो हमें लग रहा है कि हम हैफाजार्ड सिलेक्शन कर रहे हैं, बट इट इज नॉट हैफाजार्ड. इट इज बेस्ड ऑन सम रूल्स, सम टेक्निक, है ना. एंड ईच आइटम इज हैविंग इक्वल चांस, फेयर चांस ऑफ सिलेक्शन. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मेरिट्स एंड व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड. फर्स्ट इज द मेरिट. First merit is no personal bias. Okay, random sampling method does not involve any kind of biasness. यहाँ पे biasness के chances एकदम नहीं दिखते हैं क्योंकि fair chances मिल रहा है, सबको equal chance मिल रहा है selection का, है ना. उसके बाद है fair representation of the universe. आप obviously हमने पहले ही देखा है कि जब sampling method हम apply करते हैं, whenever we use this method, sampling method, we have to keep this in mind that the items in the population are similar, homogeneous, है ना. अगर वो homogeneous है, अगर वो similar है, तो वो एक दूसरे को अच्छे से represent कर सकेंगे. और आप fair representation कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि आप fair chances दे रहे हैं सबको selection के, है ना. So when you are selecting the samples from the universe, you are giving them equal chances to represent each other, and they are representing each other well because they are homogeneous in nature. And next is the method is very very simple. Obviously states बना के select करना है या फिर random number table use करना है. Both methods are very simple and straightforward. They can be used by anyone who has a little knowledge of sampling. Okay, but yes, sampling method जो है उसमें जो analysis करनी है, जो भी तरीका है, वो
हर कोई नहीं कर सकता है, फॉर दैट यू नीड टू हैव सम नॉलेज ऑफ सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। तो टेक्निक जो भी इन्वॉल्व है उसकी पहले से प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, कुछ एक्सपर्टीज होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस मेथड। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। नाउ डीमेरिट क्या है इस मेथड के? डीमेरिट मतलब ड्रॉबैक। ड्रॉबैक ये है सबसे पहला कि देयर इज नो गारंटी अबाउट प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। गारंटी मतलब इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि सारे जो आइटम्स हैं सबको बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, है ना। ईच वन विल गेट प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, इसका कोई गारंटी नहीं है। प्रोपोर्शनेट इन द सेंस अगर आपके जो भी डाइवर्स फीचर्स हैं, है ना, आपके जो अगर एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है आपके आइटम्स इन द पॉपुलेशन, देन ईच आइटम ओके और यू कैन से द डाइवर्स नेचर ऑफ ईच आइटम विल गेट सेम अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन और नॉट, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो गारंटी जो है वो इस बात की है कि सबको फेयर चांस मिल जाए सेलेक्ट होने का। लेकिन अगर सपोज करिए कुछ यूनिकनेस है जिसको रिप्रेजेंट करना था लेकिन वो अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो वो रिप्रेजेंट भी नहीं होगा। तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि सारी जो डाइवर्सिफिकेशन है विद इन द पॉपुलेशन वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होके आएगी, ठीक है। और दूसरी चीज है कि अगर कोई स्पेशल आइटम है, कोई स्पेशल फीचर्स है, तो वो उनको कोई भी तरह का स्पेशल वेटेज नहीं मिलता है यहाँ पे। एज आई सेड कि इक्वल चांसेस है, फेयर चांसेस है, रैंडम सिलेक्शन में कोई बायसनेस नहीं है। तो ऑब्वियसली दिस इज अ ड्रॉबैक ऑल्सो इन सम सेंस, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी चीज को स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी है या वेटेज देना, उस चीज को ये वेटेज यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो दिस मेथड डज नॉट गिव एनी एक्स्ट्रा वेटेज और एनी इम्पोर्टेंस टू स्पेशल आइटम विद इन द पॉपुलेशन। अगर कोई पॉपुलेशन में कोई स्पेशल आइटम है या स्पेशल फीचर है जिसको रिप्रेजेंट अलग से करना चाहिए, उसको नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। तो दो ड्रॉबैक्स हैं, एक तो सबको बराबर का प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, दूसरी चीज स्पेशल आइटम्स को स्पेशल वेटेज नहीं मिलता, ओके। नाउ वी कम टू नॉन रैंडम सैम्पलिंग। दिस इज अनदर वे ऑफ सैम्पलिंग व्हिच इज नॉन रैंडम, ठीक है, जो रैंडम सैम्पलिंग से डिफरेंट है। अंडर दिस वी हैव 5 डिफरेंट वेज। फर्स्ट वन इज पर्पसिव और डेलिबरेट। पर्पसिव मतलब जानबूझ के किया हुआ है ना, पर्पस विद अ पर्पस। डेलिबरेट है ना, डेलिबरेट जानबूझ के कोई पर्पस से आप काम करो उसको डेलिबरेट या पर्पसिव बोलते हैं। तो पर्पसिव रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होती है? पर्पसिव सैम्पलिंग इज वेयर यू आर सेलेक्टिंग द सैंपल विद अ पर्पस इन माइंड, ओके, विद अ डेलिबरेट पर्पस इन माइंड, यू आर डूइंग समथिंग डेलिबरेटली। मतलब आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया है वो जानबूझ के पर्टिकुलर तरीके से आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसको सेलेक्ट करने के लिए आपका कुछ पर्पस है। तो आप जो सिलेक्शन भी कर रहे हो तो वो अपने हिसाब से कर रहे हो। विच आइटम विल बी सेलेक्टेड एंड विच विल नॉट बी सेलेक्टेड, इट इज डिसाइडेड बाय यू। So not giving all the items equal, यहाँ पे पूरी तरह biased selection है ना। You are not giving equal chance or fair chance to all the items because you have some purpose in mind and you are selecting on the basis of that purpose. आपको पता है कि कौन सा आइटम ज्यादा सुटेबल है, आप अपनी सोच के हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हो, है ना। अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, ये पूरी तरह से बायस हो जाएगा क्योंकि आपका सिलेक्शन ही बायस था, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड और मिक्स, स्ट्रेटा मीन्स लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स, है ना। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा जो पॉपुलेशन है, द होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटास, डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, और डिफरेंट ग्रुप्स यू कैन से। ये ग्रुपिंग किस हिसाब से हो रही है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिक फीचर्स। जो भी स्पेशल फीचर्स हैं उनके हिसाब से आइटम्स के अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं और हर ग्रुप में हर लेवल या हर स्ट्रेटा से सिलेक्शन होता है, ठीक है। सो सिलेक्शन इज डन फ्रॉम ईच स्ट्रेटा, सो यू कैन से ऑल द यूनिक फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशन गेट रिप्रेजेंटेड इन दी सैंपल, है ना। सारे जो सैंपल जो सेलेक्ट कर रहे हैं आप, वो सारे स्ट्रेटा से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हर स्ट्रेटा में अलग अलग जो फीचर्स है पॉपुलेशन की वो आ जा रही है ना। सो दिस इज अ बेटर मेथड within the non-random sampling method. Stratified sampling is better than the others. क्यों better है? क्योंकि यहाँ पे आप fair chances दे रहे हो सिलेक्शन का। कैसे दे रहे हो? आपने पूरी जो पॉपुलेशन है उसको उसके फीचर्स, डिफरेंट फीचर्स के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है और हर ग्रुप से आप सिलेक्शन कर रहे हो। So when you are selecting from each group, you are giving fair representation all the different
unique features of the population. Sampling. Systematic sampling क्या है? Systematic means यहाँ पे suppose nth item will be selected, है ना? तो nth item only will be selected, उसके अलावा कोई भी item select नहीं होगा, ये हमें पहले से ही पता है. जैसे मैंने suppose करी कि आप 1000 items हैं आपके, the whole population of 1000 items. Now from this 1000 items you have to select suppose 10 items as sample. How will you select? आपने sample अगर लगाया तो आप क्या करेंगे? You will suppose you decided every 100th item you will select. तो आपको पहले से मालूम है सिर्फ 100th आइटम ही सेलेक्ट होगा, बाकी के जो 99 आइटम्स हैं इस केस में वो सेलेक्ट नहीं होंगे. दे आर नॉट स्टैंडिंग अ चांस ऑफ सिलेक्शन. ओके, इट इज ऑलरेडी. तो एक तरह से बहुत ही ज्यादा बायस सिलेक्शन हो रहा है ना? जो एक पर्टिकुलर आइटम है वही सेलेक्ट हो रहा है हर केस में. तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है विच इज नॉट वेरी साइंटिफिक. कोटा सैम्पलिंग इज ऑल्सो समवट लाइक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. यहाँ पे हम क्या करते हैं? Population is divided into different groups and the percentage of each group is fixed. ठीक है, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है पॉपुलेशन को और हर ग्रुप की परसेंटेज फिक्स है कि कितने आइटम्स किस ग्रुप में होंगे, है ना? और ये भी फिक्स है कि कितने आइटम्स का सिलेक्शन हर ग्रुप में से होगा. हर ग्रुप में कितने आइटम होंगे ये भी परसेंटेज ऑफ ईच ग्रुप इज फिक्स एंड हाउ मेनी आइटम्स विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप दैट इज आल्सो फिक्स. ठीक है, तो उनमें से हर ग्रुप में से सिलेक्शन होता है और कितने आइटम सेलेक्ट होंगे ये पहले से फिक्स. ठीक है, तो दिस इज वन वे विच इज नोन एज कोटा सैम्पलिंग. तो ये जो ग्रुपिंग है एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से ग्रुपिंग है और फिक्स परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्शन है, इसीलिए इसका नाम है कोटा सैम्पलिंग, है ना? कोटा इज फिक्स, कितने ही आइटम्स इस ग्रुप में से ऐसे सेलेक्ट होंगे. कन्वीनियंस सैम्पलिंग, द लास्ट वन. कन्वीनियंस मतलब अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने ईज के हिसाब से, है ना? विच इज इजी फॉर यू. आप अपने सहूलियत के हिसाब से सिलेक्शन कर रहे हो सैंपल्स का. सो दिस इज कंप्लीटली नॉन साइंटिफिक मेथड यू कैन से, और कंप्लीटली अनफेयर मेथड यू कैन से, है ना? यहाँ पे आप बिल्कुल भी फेयर चांसेस नहीं दे रहे हो, कंप्लीटली बायस्ड मेथड ऑफ सिलेक्शन हो रहा है. तो कौन कौन सा मेथड ज्यादा बायस्ड हमें दिख रहा है? एक पर्पस और डेलिबरेट, जहाँ पे हो सकता है आप सही भी हो एज ए सेलेक्टर बट देयर आर चांसेस कि आप गलत हो, क्योंकि यू आर नॉट गिविंग फेयर चांसेस टू ईच एंड एवरी आइटम, है ना? आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपकी पर्सनल बायस और प्रेजुडिस वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं. उसी तरह से कन्वीनियंस सैम्पलिंग में भी आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम कर रहे हो. ठीक है, तो यहाँ भी बहुत ज्यादा बायसनेस है. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में बायसनेस ऐसे नहीं है, लेकिन आपको पहले से मालूम है कि कौन कौन से आइटम सेलेक्ट होने वाले. all the items, other items do not stand any chance of selection. ये भी फिक्स्ड है ना? उसके बाद बचता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग. तो उसमें बायसनेस उस लेवल की नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बायसनेस वहां भी दिखती है. ठीक है, दीज आर द थिंग्स अबाउट नॉन रैंडम सैम्पलिंग. वी हैव कंप्लीटेड what are the different important points we should keep in mind while selecting the sample, and what are the different methods of sampling. One is random sampling, under which we have studied lottery method and random number table method, and the other one is non-random sampling, where we have studied 5 different ways. One is purposive or deliberate sampling. Okay, the other one is stratified or mixed sampling. Then there is systematic sampling. Then there is quota sampling, जहाँ पे percentage fixed होता है, और last one is convenience sampling. Now we'll move on to the last topic for the session, that is census versus sampling method. So now let's discuss what are the basis of reliability in a sample method. Okay, how can we ensure more reliability in case we are using sample method. सैम्पल मेथड जब हम यूज करते हैं तो रिलायबिलिटी फैक्टर को हम कैसे, डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले साइज ऑफ द सैंपल. वी हैव टू फोकस ऑन द साइज ऑफ द सैंपल. इट शुड बी सच दैट इट इज नीदर टू बिग और टू स्मॉल. बहुत ज्यादा बड़ा सैंपल लेके कोई फायदा नहीं, फिर वो सैम्पलिंग का पर्पज ही फेल हो जाएगा, है ना? because in that case it will be better than you don't select any sample and you do the complete enumeration through the census method.
But if you are using sample method, there should be selection of a sample in such a way that the size of the sample is fair enough to cover or represent all the important features of the population of the universe. ठीक है, तो इस तरह के सैंपल हमें सेलेक्ट करना होगा कि साइज इतना बड़ा हो कम से कम जो सारे यूनिवर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके. लेकिन बहुत बड़ा सैंपल साइज लेके भी फायदा नहीं है. ठीक है, लेकिन सैंपल शुड बी adequate enough to give representation to all the unique features. Next is method use. आप कौन सा method apply कर रहे हो, whether you are using random sampling or non-random sampling, and under random as well as non-random sampling which particular method you are using, है ना. जैसे non-random sampling में हमने देखा 5 अलग अलग तरीके के methods हैं. random sampling में भी 2 तरीके के methods हमने पढ़े, lottery method and random number tables. तो आप कौन सा पर्टिकुलर मेथड अप्लाई कर रहे हो इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका जो एनालिसिस होगा वो रिलायबल होगा कि नहीं, आपका जो रिजल्ट होगा वो कितना रिलायबल है. वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पर्टिकुलर रैंडम सैम्पलिंग मेथड या नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज कर रहे हैं. ओके, सो द मेथड, द सिलेक्शन ऑफ द मेथड शुड ऑल्सो बी वेरी वाइज. आप अपने मेथड ऑफ सैम्पलिंग शुड बी सच दैट इट गिव्स यू better result or it gives you more reliable result. The degree of reliability is higher. ठीक है, अगर आप convenient sampling method suppose यूज कर रहे हो non random method में, या आप purposely या deliberate sampling method यूज कर रहे हो, systematic sampling, वहाँ पे biasness बहुत ज्यादा आएगी, है ना. तो उसके हिसाब से आपका जो reliability factor है वो थोड़ा affect होता है. लेकिन अगर आप lottery method यूज कर रहे हो या random number table वाला मेथड यूज करें अंडर रैंडम सैम्पलिंग मेथड, तो रिलायबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी क्योंकि वहाँ पे बायसनेस कम रहता है ना, फेयर सिलेक्शन होता है. स्ट्रेटा सैम्पलिंग अगर यूज कर रहे हो या फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या फिर आप कोटा सैम्पलिंग यूज कर रहे हो तो भी रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ज्यादा रहता है क्योंकि वहाँ पे आप उतना ज्यादा लेवल ऑफ बायसनेस यूज नहीं करें. तो इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी मेथड हैज डिफरेंट लेवल ऑफ रिलायबिलिटी. ठीक है, हर एक का रिलायबिलिटी का जो लेवल है, डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी इज डिफरेंट. तो इट डिपेंड्स आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना रिलायबल है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि साइज ऑफ द सैंपल क्या है ना, और साथ ही साथ वो किस मेथड से सेलेक्ट किया गया. नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ बायसनेस. ऑब्वियसली जस्ट नाउ आई टॉक अबाउट इट कि आपका जो भी मेथड आपने सेलेक्ट किया है उस पर आपके लेवल ऑफ बायसनेस भी डिपेंड करती है ना. अगर आप पर्पसेस मेथड यूज कर रहे हो या आप कन्वीनियंस मेथड यूज कर रहे हो तो बायसनेस बहुत ज्यादा रहती है वहाँ पे, है ना. तो जहाँ भी आपका जो भी मेथड में डिग्री ऑफ बायसनेस इज मोर, द डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी विल कम लेस, है ना. तो आपको देखना होगा कि आपने जो मेथड यूज किया है वो कितना ज्यादा बायस्ड मेथड है. अगर वो फेयर मेथड है, वो पूरी तरह साइंटिफिक है और पूरी तरह आप अनबायस्ड तरीके से उस पर काम करें तो उतना ज्यादा हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिजल्ट. नेक्स्ट इज द लास्ट, ट्रेनिंग ऑफ द एन्यूमरेटर. एन्यूमरेटर जो है उनका अपना बायसनेस होता है ना, और उनके बायसनेस प्लस द बायसनेस ऑफ द मेथड, ये दोनों चीज मिलके जो आपका जो एनालिसिस है उसके रिजल्ट को डिसाइड करता है कि वो कितना ज्यादा फेयर रिजल्ट देगा, है ना. तो एन्यूमरेटर की बायसनेस तो इन्वॉल्व होती है, साथ ही साथ एन्यूमरेटर की ट्रेनिंग का भी बहुत बड़ा इशू है. अगर एन्यूमरेटर प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होगा तो सैम्पलिंग मेथड में वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा. सो इट इज गिविंग अ लॉट ऑफ वेटेज टू द ट्रेनिंग, ओके, एंड द एक्सपर्टीज ऑफ द enumerator, the investigator. The person who is using sampling method should have a good knowledge of this method. अगर उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है इस मेथड की या प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो ये मेथड को वो सक्सेसफुली यूज नहीं कर पाएंगे, है ना. तो रिलायबिलिटी जो है आपके रिजल्ट की, एनालिसिस जो है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी अगर आपके जो एन्यूमरेटर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, द पर्सन हु आर यूजिंग दिस मेथड दे आर नॉट एक्सपर्ट. अगर वो एक्सपर्ट है तो रिलायबिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी. ठीक है, तो 4 चीजें हम लोगों ने देखी. क्या क्या चीजें? सबसे पहले साइज ऑफ द सैंपल शुड बी एडिक्वेट. उसके बाद मेथड जो आप यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी रिलायबिलिटी कितनी होगी. उसके अलावा आपकी जो लेवल ऑफ बायसनेस है, आपकी मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द एन्यूमरेटर्स बायसनेस, है ना. जो एन्यूमरेटर्स हैं या फिर जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जो यूज कर रहे हैं इस मेथड को, the people who are involved in the process,
If they are less biased, then the analysis will be more fair. If they are more biased, then the analysis will be less accurate. ठीक है. उसके अलावा training of the enumerator is also important, because if the person is not properly trained and does not have proper knowledge of this method, then he will not be able to use this method properly. ठीक है. तो आपका जो reliability of the sample होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, उतना ज़्यादा reliable नहीं होगा. ठीक है. Now we come to census versus sample method. We are comparing both the methods in terms of various things. Okay. सबसे पहले coverage के level पे हम लोग देखते हैं. When we talk about the coverage, where do we find more coverage? Obviously in sampling method. When we are talking about census method, वहाँ पे less coverage है. Coverage in the sense हम पूरे items को cover कर रहे हैं, है ना, पूरे items को cover कर रहे हैं, लेकिन large number of population, अगर large size of population है तो उसको cover नहीं कर रहे. मतलब क्या है कि अगर हम census method use करते हैं, when we are using census method, we are collecting the information about all the items in the population. ठीक है. तो उस हिसाब से फुल कवरेज है. लेकिन इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द पॉपुलेशन, अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो हम उस मेथड को, सेंसस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सैम्पलिंग मेथड, तो वहाँ पे हम कवरेज इन टर्म्स ऑफ आइटम्स लेस है. मतलब हम पूरे पॉपुलेशन को कवर नहीं करते हैं, हम डेटा सबके बारे में कलेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम इसको ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन में लगा सकते हैं. इस मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे लार्ज साइज पॉपुलेशन इज देयर. ठीक है. नेक्स्ट इज हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी. अगर हम देखें कहाँ पे ज़्यादा हमें रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी मिलती है, ऑब्वियसली इन सेंसस मेथड वी फाइंड इट मोर एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू सैम्पलिंग मेथड. तो सैम्पलिंग मेथड में आपका डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. सैंपल कैसा है, उसकी साइज कैसी है, एन्यूमरेटर की नॉलेज एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी चेक्ड to see the accuracy and reliability, degree of the accuracy and reliability of the sample method. लेकिन हम अगर सेंसस मेथड की बात करें तो सेंसस मेथड में क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, हर एक आइटम की स्टडी होती है, हर एक आइटम के बारे में डेटा कलेक्ट होता है, सो इट इज मोर रिलायबल एंड मोर एक्यूरेट. नेक्स्ट इज हाई कॉस्ट एंड हायर मैन पावर एंड टाइम इज इन्वॉल्व इन अवर census method. Okay. Under census method, we see that more number of people are required. It consumes more time. Okay, and it also consumes a lot of cost. है ना, cost saving नहीं है. census method detailed method है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा cost involved होता है, बहुत ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है क्योंकि detailed analysis है ना, और ज़्यादा क्योंकि large number of people are required. It takes a lot of time to complete the analysis क्योंकि डिटेल्ड है और कॉस्ट भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. लेकिन सैम्पलिंग मेथड में हम देखते हैं कि कॉस्ट जो है कम है क्योंकि हम डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, कम चीज़ों को की एनालिसिस हो रही है. स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स आर इन्वेस्टिगेटेड. ठीक है. और उसके अलावा जब आप कम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगा और लोग भी कम लगेंगे. बट ऑब्वियसली सैम्पलिंग मेथड में आपको एक्सपर्टीज की ज़्यादा जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि यहाँ पे जब आप ये मेथड यूज करें तो साइंटिफिक तरीके से सैंपल का सिलेक्शन हो, प्रॉपर सैंपल सेलेक्ट हो, उसके लिए आपको एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत है. So you need less number of people, but you need more number of experts in sampling method. ठीक है. अच्छा, जब हम सेंसस मेथड यूज करते हैं जो डेटा यूज होता है, जो डेटा हम जहाँ पे ये अप्लाई करते हैं, the items of the population should be diverse. अगर डाइवर्स आइटम है या यूनिक फीचर्स वाले आइटम्स हैं या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइटम्स हैं, तो वहाँ पे हम सेंसस मेथड इजीली अप्लाई करते हैं. लेकिन सैम्पलिंग मेथड को हम डाइवर्स आइटम्स में अप्लाई नहीं कर सकते. फॉर दिस वी नीड मोर होमोजेनियस आइटम्स, है ना, सिमिलर आइटम्स, तभी हम सैम्पलिंग मेथड सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं. द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज sampling method, if you are adopting, you can verify your analysis many times, है ना. If you are doubtful about the analysis, about the result, you can do it again and again to and you can recheck it, you can verify it, है ना. लेकिन यहाँ पे results verifiable नहीं है when you are talking about census method,
क्योंकि it is such a detailed analysis and all the populations are all the items of the population are studied in detail, so it is not possible for you to go through them again and do the verification, है ना, if you are adopting census method. तो census method में verification करना मुश्किल है ना, लेकिन sampling method में verifiable है. You can verify the data as well as the process and the outcome again and again many times, isn't it? So once again, just let's see what are the differences. First is number of items which are covered in case of census method is all, and in case of sampling method is only few items. Okay, but when we are talking about the size of the population, then it should be smaller in case of census method, and we can use large sample method for large population. Okay, cost involved in census method, cost, time and manpower is more, and in case of sampling method, cost, manpower as well as time involved is less, but yes, more number of experts are required in sampling method. ठीक है, verifiable कौन सा है? sampling method verifiable है, census method verifiable नहीं है. और डेटा की जहाँ तक बात है, items की जहाँ तक बात है, items should be homogeneous in case of sampling method and it can be diverse with unique features or complex in case of census method. ठीक है, तो ये है हमारे census और sampling method की comparison. We have completed the chapter. I expect you to read the chapter properly. Okay, go through each and every point properly. If you face any difficulty, you can contact me and we will meet in the other session with some other topic. Thank you so much, students.